हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं महिला सुपरवाइज़र का घरेलू हिंसा अधिनियम। और ये जो हमारी सुपरवाइज़र की तैयारी की सी सीरीज़ चल रही है उसका ये 6वां भाग है। इसके पुराने भाग नहीं देखे हैं तो सबसे पहले पुराने भाग भी देख लीजिएगा। हर एक टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको इस सीरीज़ में करवा रही हूँ। साथ में हमारे प्रैक्टिस सेट भी चल रहे हैं जिसमें मैं 40-50 क्वेश्चन आपको करवाती हूँ। तो वो प्रैक्टिस सेट के लिए भी मैंने एक प्रैक्टिस सेट सुपरवाइज़र के नाम से सीरीज़ बना दी है, जिसकी लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए तो आपके पास ऑटोमेटिकली ही नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। घरेलू शिक्षा हिंसा अधिनियम बहुत ही इंपॉर्टेंट ये अधिनियम है। यहाँ से 3-4 प्रश्न बनना ही बनना है। 180 दिन का टारगेट है। सितंबर में एग्ज़ाम कंफर्म है। नोटिफिकेशन भले मार्च में आए, अप्रैल में आए, मई में आए, लेकिन आपका जो सितंबर में एग्ज़ाम है वो कंफर्म है। सबसे पहला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 कब प्रवर्तन में आया? 1 अप्रैल 2005, 11 मार्च 2006, 26 अक्टूबर 2006 या 21 मई 2005। तो ये जो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 प्रवर्तन में आया था, ये आया था 26 अक्टूबर 2006 को। कब आया था? 26 अक्टूबर 2006 को घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, मतलब ये अधिनियम बन गया था 2005 में ही, लेकिन इसको लागू किया गया था 26 अक्टूबर 2006 को। अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 पारित कब हुआ था? पारित कब हुआ था पूछ रहे हैं। तो देखो, प्रवर्तन में हुआ मतलब लागू कब हुआ था, और ये आया है जैसे कि कोई भी अधिनियम लोकसभा में आता है, राज्यसभा में आता है, तो वो कब आया है? 12 अगस्त 2005, 12 जुलाई 2005, 12 मई 2005 या 13 सितंबर 2005। तो ये आया था 13 सितंबर। याद रखिएगा, पारित और प्रवर्तन। प्रवर्तन जो हुआ था मतलब लागू जब हुआ था वो 2006 में हुआ था, और जो पारित हुआ था वो 13 सितंबर 2005 को हुआ था। दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनको दोनों दो जो मैं बोल रही हूँ वो स्पेशली याद कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में कुल कितने अध्याय और कितनी धाराएं हैं? घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में कुल कितने अध्याय हैं और कुल कितनी धाराएं हैं? 5 अध्याय 37 धाराएं, 6 अध्याय 38 धाराएं, 5 अध्याय 36 धाराएं या 6 अध्याय 36 धाराएं। तो जो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 है उसमें 5 तो अध्याय हैं और 37 धाराएं हैं। कितने हैं? 5 अध्याय हैं और 37 धाराएं हैं। याद रखिएगा, 35 अध्याय हैं और 37 धाराएं हैं। याद रखिएगा कितने? 5 अध्याय और 37 धारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जितने वीडियो मैं आपको करवा रही हूँ और जो लोगों ने भी मेरे सुपरवाइज़र के नोट्स लिए वो नोट्स पढ़िए, प्लस मैं जो ग्रुप में करा रही हूँ वो करी। ग्रुप में हमारी वीडियो की PDF भी ग्रुप में ही जाती हैं, तो वो सभी कीजिए। आपको सुपरवाइज़र बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, बट मैं जो देती जा रही हूँ वो करते जाइए। सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम बहुत ही स्पेशल एग्ज़ाम जो बहुत समय बाद आ रहा है, स्पेशली महिलाओं के लिए ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब पाना है तो लग जाइए। सितंबर में एग्ज़ाम है, ये मत सोचिए सितंबर में क्योंकि आपको लगता है कि यार इतनी सी बुकलेट है कैसे कंप्लीट, तो उसमें ही इतना सारा डाटा होता है ना, इतने कठिन कठिन से फैक्ट रहते हैं ना, तो उनको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा तभी ही आपको याद होगा। बाकी मैं ग्रुप में उन्हीं टॉपिक को बार बार रिवाइज करवा ही रही हूँ। ग्रुप की जो बात कर रही हूँ, ग्रुप केवल आपको हमारे नोट्स लेने पर मिलता है। हमारा जो सुपरवाइज़र का पैकेज है वो 7 बुकलेट का पैकेज है, जिसमें 5 बुकलेट थ्योरी की मिलती है, 1 बुकलेट आपको 3000 MCQ प्रैक्टिस सेट मिलता है, 1 बुकलेट आपको 1 लाइनर की मिलती है। साथ में ऑनलाइन तैयारी के लिए एक व्हाट्सएप का ग्रुप मिलता है। इसका जो चार्ज है वो 1399 है, प्लस कुरियर चार्ज रहता है 100 रुपीज़। कहीं भी भारत में रहते हो आप, 7 से 10 वर्किंग डेज़ में ये आपके पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही आपका पेमेंट आता है हम तुरंत आपको ग्रुप से जोड़ लेते हैं। आप मुझे एड्रेस देंगे, एड्रेस पर ही आपका 7 से 10 वर्किंग डेज़ में पहुंच जाएगा। कहीं भी भारत में रहते हो आप, तो आप इन नोट्स को ज़रूर मंगाइए। और जो हम ग्रुप में, आप सोचेंगे कि यार एक बार नोटिफिकेशन आ जाए, तो नोटिफिकेशन के करते आपका डिले होंगे आप उतना तैयारी से, क्योंकि हम ग्रुप में भी रेगुलर तैयारी करवा रहे हैं। ये जो वीडियोस हैं इनके PDF, आप वीडियो देखिए, साथ में उसका PDF तुरंत सॉल्व कीजिए, तो आपको ज़्यादा इसमें बेनिफिट रहेगा। तो इसमें कितने हैं? 5 अध्याय व 37 धारा हैं। अगला है,
अधिनियम की धारा 2 में कौन सी धारा ऐसी है, मतलब जो कौन सी ऐसी बात है जो परिभाषित नहीं। देखो जो घरेलू हिंसा अधिनियम है उसकी जो धारा 2 है उसमें केवल परिभाषा दी गई है, याद रखिएगा। जो अधिनियम की धारा 2 है उसमें क्या दिया गया है, उसमें केवल परिभाषा दी गई है। क्या दी है धारा 2 में? केवल परिभाषा। आपसे पूछ सकते हैं घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 2 में किस बात की गई है, तो परिभाषा। अब परिभाषा किस किस की दी गई है? सबसे पहले संरक्षण अधिकारी की दी गई है, बिल्कुल सही है। प्रतिकार आदेश, जो आदेश दिया जाता है उनको, जो लोग भी महिलाओं के खिलाफ हिंसा करते हैं उनके खिलाफ। पारिवारिक नातेदारी की परिभाषा नहीं दी है, संरक्षण आदेश की परिभाषा दी है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कौन सी बात परिभाषित नहीं है, तो पारिवारिक नातेदारी हो जाएगा। बाकी संरक्षण अधिकारी, प्रतिकार आदेश और संरक्षण आदेश, इनकी बातें जो है वो परिभाषित हैं, तो ये अपने आंसर हो जाएंगे। धारा 2 में परिभाषा दी गई है, ये भी याद रखिएगा। अगला है अध्याय 2 जो है, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें 37 जैसे कि मैंने इसमें बताया कि आपको 37 धारा हैं और 5 अध्याय हैं, है ना। अब 5 अध्याय में से जो अध्याय 2 है वो किस रूप में परिभाषित है, किसके बारे में परिभाषित है? शरण गृहों के कर्तव्य, घरेलू हिंसा की परिभाषा, सेवा प्रदाता संबंधित प्रावधान या सरकार का कर्तव्य। तो अध्याय 2 में क्या है? अध्याय 2 में है घरेलू हिंसा की परिभाषा। टोटल अध्याय कितने हैं घरेलू हिंसा अधिनियम में? 5 अध्याय हैं और अध्याय 2 में क्या दिया है? घरेलू हिंसा की परिभाषा दी है। अगला है इस अधिनियम के उपबंधों का संवैधानिक आधार क्या है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 14 या उपरोक्त सभी। देखो संवैधानिक जहाँ पर बात आ जाती है वहाँ पे अनुच्छेद की बात आ जाती है। कोई भी बात अगर अनुच्छेद के तहत कही गई है, संविधान में किसी आर्टिकल के तहत कही गई है, तो वो उसका संवैधानिक आधार हो जाता है। अनुच्छेद 21 बोलता है कि हर व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता का अधिकार है, वो कहीं भी जाके अपनी बात कह सकता है, अपनी बात बोल सकता है। किसी भी महिला और पुरुष को आपस में भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 15 भी यही कहता है कि जाति के अनुसार, जाति के आधार पर या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव महिला के साथ नहीं किया जा सकता। तीसरा अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष सभी लोग समान हैं। अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष मतलब कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। कानून ये भेदभाव नहीं कर सकता कि यार आप मेल हैं तो आपको हम ज़्यादा सुविधाएं देंगे और आप फीमेल हैं तो हम आपको कम सुविधाएं देंगे। तो अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून के समक्ष सभी समान है। अनुच्छेद 21 सभी लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार, जीने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 15 बोलता है कि लिंग के अनुसार या जाति के अनुसार हम आपको भेदभाव नहीं कर सकते। तो ये सभी इसके संवैधानिक आधार हो जाएंगे। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपने आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सअप पर सेव नहीं कराया है तो इस नंबर पर हाई लिखकर व्हाट्सअप पर सेव करा दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको इस नंबर के थ्रू मिलते रहेंगे, स्टेटस के थ्रू मिलते रहेंगे। तो अपना नंबर यहाँ पर सेव करा दीजिएगा। आकांक्षा 1957 मेरा इंस्टाग्राम ID है। अगर आपने मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, और फेसबुक मेरा आकांक्षा शर्मा के नाम है। नंबर पे भी आप मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तो उससे क्या होगा, आपको एक जगह पे सारे स्टेटस के थ्रू क्वेश्चन मिलते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, इस अधिनियम के अंतर्गत किसको संरक्षण प्रदान किया है? विवाहित पत्नी को, बहनों, विधवाओं या लिविंग पार्टनर को, 18 वर्ष से कम आयु के बालकों को, या सभी? तो इस अधिनियम में इन सभी को ही संरक्षण प्रदान किया है। विवाहित पत्नी को भी दिया है, बहनों, विधवाओं या लिविंग पार्टनर जो है उसको भी दिया है। 18 वर्ष से कम आयु की जो बालिकाएं हैं, ये बालिकाएं हैं, है ना, बालिका, इन सभी को ही संरक्षण प्रदान किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धारा 2 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट से अभिप्रेत है। मजिस्ट्रेट, मैंने अभी बताया था कि जो धारा 2 है उसमें परिभाषाएं दी गई हैं। अब जब परिभाषाएं दी जाएगी, परिभाषाएं तो इन्हीं सब की दी जाएगी परिभाषाएं। तो धारा 2 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के अंतर्गत क्या आएगा? न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग बिल्कुल आएगा। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ये भी आएगा। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट धारा 2 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट में नहीं आएंगे। कौन कौन आएंगे? न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग आएगा और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आएगा। मतलब A और B इसके आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? A और B इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की कौन सी धारा संरक्षण अधिकारी के कर्तव्यों और कार्यों से संबंधित है? संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य और कार्य
धारा 12, धारा 14, धारा 20 या धारा 9? तो देखो कर्तव्य और जो कार्य है वो धारा 9 में है। कर्तव्य और कार्य कौन से में है? धारा 9 में है। याद रख लीजिएगा, कर्तव्य और कार्य कौन से में है? धारा 9 में है। ये अगर ये पूरा PDF कर लेते हो आप तो आपके 2 से 3 नंबर कहीं इसके जितने भी अधिनियम हैं इस सुपरवाइजर सिलेबस में हम सभी आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में कवर करवा देंगे। ये क्वेश्चन जो आपके हमारे जो नोट्स का प्रैक्टिस सेट है, आपको इस प्रकार के MCQ बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। थोड़े दिनों बाद हम इसकी टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल कराएंगे मई जून में। अभी तब तक आप थ्योरी पढ़िए, जो वीडियो में करा रहे हैं वो जरूर करिए। तो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की कौन सी धारा संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य और कार्यों से संबंधित है? धारा 9। याद रखना, धारा 9 में कर्तव्य और कार्य है, ये दिमाग में बिठा लो, धारा 9 में कर्तव्य और कार्य है। अगला है धारा 12 के अंतर्गत आवेदन पेश किया जाता है। किसको आवेदन दिया जाता है? धारा मतलब जो महिला है, घरेलू हिंसा से पीड़ित है, वो आवेदन करे या उसका कोई जो साथी है वो आवेदन करे कि महिला के साथ ये हो रहा है, ये समस्या आ रही है। तो किसको करना पड़ेगा? सेवा प्रदाता के समक्ष करना पड़ेगा, मजिस्ट्रेट के समक्ष करना पड़ेगा, संरक्षण अधिकारी के समक्ष या विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष? तो जो धारा 12 के अंतर्गत जो आवेदन पेश किया जाएगा वो किया जाएगा मजिस्ट्रेट के समक्ष। याद रखना, धारा 12 के अंतर्गत आवेदन किसके समक्ष पेश किया जाएगा? तो मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। किसके किया जाएगा? मजिस्ट्रेट के समक्ष किया जाएगा। धारा 12 के अंतर्गत ये भी पूछ सकते हैं कि जो मजिस्ट्रेट के समक्ष जो आवेदन किया जाएगा वो जो आवेदन पेश किया जाएगा वो किसके समक्ष किया जाएगा? मजिस्ट्रेट के समक्ष। ये भी पूछ सकते हैं जो मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन किया जाता है वो किस धारा के तहत किया जाता है? तो धारा 12 के तहत किया जाता है। धारा 9 में क्या है? धारा 9 में कर्तव्य और कार्य है, और धारा 12 में क्या है? आवेदन किया जाता है मजिस्ट्रेट के समक्ष। अगला है धारा 12 के अंतर्गत आवेदन किसके द्वारा पेश किया जाता है? कौन आवेदन पेश करता है? व्यथित व्यक्ति द्वारा, प्रत्यर्थी द्वारा, सेवा प्रदाता द्वारा या सरकार द्वारा? तो ये जो धारा 12 की जिस व्यक्ति के साथ ये घटना हो रही है वो या उसका कोई भी सहयोगी आवेदन धारा 12 के अंतर्गत कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा व्यथित व्यक्ति, जिसके साथ हिंसा हो रही है वो धारा 12 के अंतर्गत इस अधिनियम के तहत आवेदन पेश कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, सरकार के कर्तव्यों के संबंध में गलत कथन छांटिए। सार्वजनिक माध्यमों द्वारा अधिकारों का व्यापक प्रचार करना, ये सही है। पुलिस अधिकार और न्यायिक सेवा के सदस्य को इस अधिनियम के संदर्भ में प्रशिक्षण प्रदान करना, ये भी सही है। व्यथित व्यक्ति को वार्षिक वित्तीय अनुतोष प्रदान करने के लिए निधियों की व्यवस्था करना, ये नहीं है। वार्षिक वित्तीय ये इस तरह का कोई व्यवस्था नहीं है कि जो व्यक्ति हिंसा से ग्रसित है उसको वित्तीय सुविधा दी जाए। विभिन्न मंत्रालयों और न्यायालयों को प्रोटोकॉल तैयार करना, ये भी सही है। तो केवल सी इसका आंसर नहीं होगा, बाकी सब इसका सही होगा। धारा 11 के अंतर्गत सरकार से क्या तात्पर्य है? धारा 11 में सरकार में क्या आ जाएगा? केंद्र सरकार या राज्य सरकार? केवल केंद्र सरकार, केवल राज्य सरकार या दोनों? तो धारा 11 के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों होती हैं। ठीक से याद कर लीजिएगा, 11 है, एक में केंद्र हो जाएगा, एक में राज्य हो जाएगा। तो धारा 11 में सरकार से क्या तात्पर्य है? धारा 11 केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही धारा 11 के अंतर्गत आ जाएगी। तो याद रखिएगा, धारा 11 में कौन कौन आ जाएंगे? केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही आ जाएंगे। अगला है धारा 2B के अनुसार बालक यानी 18 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, इसमें कौन कौन शामिल है? दत्तक बालक, सौतेला बालक, उपरोक्त दोनों या कोई नहीं? तो धारा 2B के अनुसार बालक यानी 18 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति कौन हो जाएगा? इसमें दत्तक बालक भी आ जाएगा और सौतेला बालक भी आएगा। अगर इनके साथ भी हिंसा हो रही है तो ये भी इसमें शामिल हो जाएंगे। किस धारा में हो जाएंगे? ये धारा 2B में हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अनुसार घरेलू घटना की रिपोर्ट से अभिप्रेत है, इनमें क्या है? व्यथित व्यक्ति से घरेलू हिंसा की शिकायत प्राप्त होने पर विहित रूप से की गई रिपोर्ट,
व्यथित व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत पर विहित रिपोर्ट, दोनों सही है दोनों गलत। देखो जो घरेलू घटना की रिपोर्ट का मतलब है जो व्यक्ति उस घटना से गुजर रहा है, जिस व्यक्ति के साथ घटना हो रही है, जिस महिला के साथ घटना हो रही है, जिस बालक के साथ घटना हो रही है, वो सभी इस रिपोर्ट से अभिप्रेत है। तो घरेलू हिंसा में घरेलू घटना की रिपोर्ट से अभिप्रेत कौन कौन है, कौन सी रिपोर्ट होगी? ऐसी रिपोर्ट होगी जो व्यथित व्यक्ति द्वारा की जा रही है, जो उस व्यक्ति द्वारा की जा रही है जो उस हिंसा से ग्रसित है। तो पहला इसका आंसर हो जाएगा। अगला है इस अधिनियम की क्रमांक संख्या क्या है? 2005 क्रमांक संख्या 43, 2005 क्रमांक संख्या 44, 2005 क्रमांक संख्या 45 या 2005 क्रमांक संख्या 46। तो इसका जो आंसर है वो होगा 2005 क्रमांक संख्या 43 इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2005 क्रमांक संख्या 43। फ्रेंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करते जाइएगा और वीडियो को शेयर भी अपने फ्रेंड्स में कीजिएगा और डेली वीडियो ज़रूर देखिएगा रोज़ के रोज़, ताकि आपके क्वेश्चन तैयार होते रहें। इस अधिनियम के अनुसार व्यथित व्यक्ति से अभिप्रेत कौन सा है? व्यथित व्यक्ति इसमें क्या हो जाएगी? देखो व्यथित व्यक्ति की जो परिभाषा है वो 2A में दी गई है। धारा 2A में व्यथित व्यक्ति की परिभाषा दी है, ये याद रखना। तो व्यथित व्यक्ति क्या होगा? वह स्त्री जो पारिवारिक रिश्तेदारी में है, बिल्कुल हो जाएगी, रिश्तेदारी में रही है, ये भी है। जो घरेलू हिंसा के किसी कार्य के अधीन रही है या उसका अभिकथन है, तो ये उपरोक्त तो सभी इसके आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएगा इसका? ये सभी जो है वो व्यथित स्त्री में आ जाएगा जो घरेलू हिंसा से ग्रसित होती है। अधिनियम के अनुसार प्रत्यर्थी से अभिप्रेत है कोई वयस्क पुरुष। इसमें आपको गलत बताना है, वयस्क पुरुष बताना है। प्रत्यर्थी मतलब जो कर रहा है, जो दुखी व्यक्ति के साथ पारिवारिक संबंध में है, ये तो सही हो जाएगा। पारिवारिक संबंध में रह रहा है, ये भी सही है। जिसके विरुद्ध व्यथित व्यक्ति ने इस अधिनियम या अन्य विधि में अनुतोष चाहा हो, ये नहीं होगा। प्रत्यर्थी से मतलब होगा जो दुखी व्यक्ति के साथ पारिवारिक संबंध में है और पारिवारिक संबंध में रह रहा है, मतलब जिसके विरुद्ध उसने किया है वो नहीं, बल्कि दुखी व्यक्ति के साथ पारिवारिक संबंध में है या पारिवारिक संबंध में रहा है, तो वो कहलाएगा क्या? प्रत्यर्थी कहलाएगा। तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इस अधिनियम के प्रयोजनों हेतु कोई आश्रय गृह किसकी अधिसूचना द्वारा आश्रय गृह के रूप में अधिसूचित किया जाएगा? कौन बोलेगा? तभी आश्रय गृह, कोई भी घर को आश्रय गृह बनाया जाएगा जहां पर वो कोई भी जो ग्रसित व्यक्ति है वो रहेगा। केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, मजिस्ट्रेट या संरक्षण अधिकारी। तो आश्रय गृह के रूप में अधिसूचित किया जाएगा राज्य सरकार द्वारा। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा आश्रय गृह को अधिसूचित किया जाएगा। किसकी अधिसूचना? कौन ये अधिसूचना जारी करेगा? राज्य सरकार ये जारी करेगा। फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं, ये हमारा महिला सुपरवाइज़र का पैकेज है। ये वॉल्यूम 1 है जिसमें पोषण और स्वास्थ्य पूरा करेंट डाटा के साथ है। बहुत पूर्व परीक्षा में आए हुए इसमें प्रश्न भी सम्मिलित किए गए हैं। कुछ जादुई फैक्ट ऑनलाइनर के रूप में डाले हुए हैं। इसमें गर्भवती की देखभाल है, रोगों के बारे में है, कुपोषण के बारे में है, पोषण जीवन की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में इसमें कवर किया गया। इसके अलावा ये योजना एवं संस्थाएँ हैं। इसमें सभी प्रकार की योजना जो कि सिलेबस में दी है, महिला बाल विकास की, स्वास्थ्य अभिकरण, बालक वंचित वर्ग, ग्रामीण विकास विभाग, इसके अलावा जितने भी भारत और विश्व के स्वास्थ्य अभिकरण हैं वो कवर किए गए हैं। तीसरी जो वॉल्यूम मिलता है सामान्य गणित, तर्क शक्ति, कंप्यूटर का दिया जाता है, मॉडल प्रश्न सहित हैं। चौथे बुकलेट में शिशु एवं प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा है। पांचवा जो वॉल्यूम है उसमें आपको 3000 प्लस MCQ मिलते हैं जो कि प्रैक्टिस पेपर और टेस्ट के रूप में रहते हैं। आप इनको लगा सकते हैं थ्योरी पढ़कर। छठवा जो वॉल्यूम है उसमें आपको नियम, अधिनियम, अधिकार, प्रबंधकीय गुण, शारीरिक संरचना, विकास की अवधारणा, 500 प्लस मानव अंग के बारे में क्वेश्चन। और एक बुकलेट ऐसी दी जाती है आपको जो वन लाइनर रहती है, इसमें बजट से संबंधित क्वेश्चन हो, महिलाओं से संबंधित वन लाइनर, मतलब पूरी बुकलेट का इसमें वन लाइनर के रूप में सार है। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में। देखिए आप ये इस तरह का जो दिख रहा है आपको, इसी तरह के ये नोट्स कवर किए गए हैं, हैंड रिटन है, डायग्राम सहित है, मैप, फ्लो चार्ट का उसमें उपयोग किया गया है। तो इस प्रकार ये रहता है। इसका जो चार्ज है वो 1399 और प्लस 100 कुरियर है। इसमें हम क्या करते हैं, आपको ऑफलाइन तो आपको नोट्स मिलते हैं जो आपके घर आते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको एक ऑनलाइन एक व्हाट्सएप का ग्रुप मिलता है। इस ग्रुप में हम आपकी तैयारी कराते हैं। ये ग्रुप केवल उन्हीं को दिया जाता है जो हमारे नोट्स परचेज करते हैं।
तो टोटल आपको 7 बुकलेट प्लस एक ऑनलाइन व्हाट्सएप का ग्रुप मिलता है। डेली मैं बहुत सारे क्वेश्चन इस ग्रुप में पहुंचा रही हूँ, डेली तैयारी करवा रही हूँ। डेली आप कोई भी चीज़ व्हाट्सएप पर तुरंत देखते हो तो तुरंत, जैसे कि कोई न्यूज़ पढ़ते हो तो एकदम से वो माइंड में याद रह जाती है, सेम ऐसा ही व्हाट्सएप ग्रुप का हाल है। मैं डेली इसी प्रकार के क्वेश्चन भेज रही हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, डाटा भेजती हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो जो आपको सुपरवाइज़र बनाने में बहुत मदद करेंगे। तो अगर आप हमारे ये नोट्स लेना चाहते हैं, ये 7 बुकलेट प्लस आप हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और ये नोट्स परचेस कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है, ये लिखा हुआ है 6260190944। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको हमारा ये नंबर मिल जाएगा। तो टोटल 7 बुकलेट आपको दी जाती हैं। आपको मुझे व्हाट्सअप करना और बताना है कि आपको सुपरवाइज़र के नोट्स लेना है, आपको अपना पूरा एड्रेस भेजना है और साथ में आपको एड्रेस भेजने के साथ साथ आपको मेरा पेमेंट नंबर लेना है, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट देना है। तुरंत आपको हम ग्रुप से जोड़ लेंगे, वहाँ आपकी तैयारी स्टार्ट हो जाएगी। 7 से 10 दिन में आपके पास ये नोट्स पहुँच जाएंगे। जितने भी वीडियोस आएंगे, जितने भी प्रैक्टिस सेट आएंगे, सभी की ऑनलाइन PDF आपको उस ग्रुप में भेज दी जाएगी। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मजिस्ट्रेट द्वारा घरेलू हिंसा से व्यथित व्यक्ति द्वारा अवगत व्यय और सहन की गई हानियों को पूरा करने के लिए व्यथित व्यक्ति को संदाय करने हेतु प्रत्यर्थी को दिया गया आदेश क्या कहलाता है। मतलब इसका ये बोल रहे हैं कि जो महिला घरेलू हिंसा से पीड़ित है, अब उसको रहने की भी व्यवस्था करना है, उसके साथ साथ उसकी कुछ चीज़ों की हानि हुई, उसके पैसे खर्च हुए हैं, तो वो उसको प्रदान करने के लिए उस जो व्यक्ति उसको इसका भरण पोषण करेगा, उसका जो खर्च हुआ है उसके पैसे उसको देगा, तो उस प्रत्यर्थी कहलाता है। तो वो प्रत्यर्थी को जो आदेश दिया जाता है वो आदेश कौन सा कहलाता है? संरक्षण आदेश, निवास आदेश, आर्थिक अनुतोष का आदेश या चिकित्सीय सुविधा का आदेश? तो वो कहलाता है निवास आदेश, सॉरी वो कहलाता है आर्थिक अनुतोष का आदेश। कौन सा कहलाता है? आर्थिक अनुतोष का आदेश कहलाता है और ये धारा 2C के अंतर्गत होता है। किसके अंतर्गत? धारा 2C के अंतर्गत होता है। अगला है, घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में कुल अनुसूचियां कितनी हैं? कोई नहीं, 2 या 3 या 4। देखो इसमें 5 अध्याय हैं, 37 धाराएं हैं, लेकिन इसमें अनुसूची कोई नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोई नहीं, इसमें कोई भी अनुसूची नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा के अधीन सक्षम न्यायालय द्वारा किया गया आदेश प्रवर्तनीय होगा। कहाँ पर प्रवर्तनीय होगा? मात्र जिले, उस जिले में जहाँ आदेश दिया है, मात्र उस राज्य में जहाँ आदेश दिया है, जम्मू कश्मीर राज्य के अतिरिक्त समस्त भारत में या समस्त भारत में। तो ये जो अधीन जितने भी घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन जितने भी न्यायालय होंगे, वो जो आदेश देंगे वो सभी पूरे भारत में ही प्रवर्तनीय होगा, किसी जिले या किसी पर्टिकुलर राज्य में नहीं होगा, समस्त भारत में ही होगा। अगला है, इस अधिनियम और ये जो नियम लागू होगा पूरे भारत में, ये किस धारा के अंतर्गत होगा? तो ये धारा 27 के तहत होगा। धारा 27(2) है, इसके तहत ये पूरे भारत में लागू होगा। अगला है, इस अधिनियम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? यह अधिनियम आर्थिक शोषण को घरेलू हिंसा का एक प्रकार मानता है, बिल्कुल सही है। यह अधिनियम यौन शोषण को घरेलू हिंसा का प्रकार मानता है, ये भी सही है। यह अधिनियम महिलाओं को शारीरिक तथा मौखिक शोषण दोनों से संरक्षण प्रदान करता है, ये भी सही है। चौथा है, यह केवल वैवाहिक संबंधों को संरक्षण देता है, ना कि लिव इन रिलेशन वालों को। ये गलत है, ये वैवाहिक संबंधों को भी देता है और कोई अगर लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है तो उसको भी संरक्षण देता है, उसको भी आप जो है हिंसा नहीं कर सकते। इस अधिनियम के नियम है वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही महिलाओं पर भी लागू होते हैं, इसलिए वे भी इस अनुतोष का लाभ उठा सकती हैं। डी बेलुस्वामी बनाम डी पच्चुमेल 2010 का जो केस था उसमें इसी के तहत निर्णय लिया गया था। अब आपको इसमें गलत कथन बताना है कि इसमें गलत कथन कौन सा है। इस अधिनियम के अंतर्गत एक व्यथित व्यक्ति द्वारा एक से अधिक अनुतोष प्राप्त किए जा सकते हैं, बिल्कुल सही है। व्यथित व्यक्ति को विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क सलाह का अधिकार प्राप्त होगा, ये भी सही है। इस अधिनियम में अनुतोष की मांग करने पर व्यथित भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के अंतर्गत शिकायत फाइल करने से वंचित हो जाएगा, ये गलत है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। चौथा है, पुलिस अधिकारी को व्यथित के संबंध में संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होने पर
प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवश्यक कदम उठा सकेगा। तो ये भी सही है। तो पहला, दूसरा, चौथा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धारा 6 के अंतर्गत व्यक्ति को शरण दिलाने के लिए अनुरोध किसके द्वारा किया जा सकेगा? राज्य सरकार द्वारा, व्यथित व्यक्ति द्वारा, संरक्षण अधिकार द्वारा या अधिकारी या मजिस्ट्रेट द्वारा। तो व्यथित व्यक्ति द्वारा और संरक्षण अधिकारी द्वारा व्यथित व्यक्ति को शरण दिलाने के लिए अनुरोध किया जा सकेगा। शरण दिलाने अनुरोध किसके द्वारा किया जा सकेगा? व्यथित व्यक्ति और संरक्षण अधिकारी। ये धारा 6 के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? धारा 6 के अंतर्गत व्यथित व्यक्ति और संरक्षण अधिकारी द्वारा अगर ये अनुरोध करेंगे दोनों लोग, तो उस खुद व्यथित व्यक्ति को शरण मिल सकती है। खुद व्यथित व्यक्ति करेगा और या उसका संरक्षण अधिकारी करेगा। चिकित्सा सुविधाओं के कर्तव्य में क्या वर्णित? चिकित्सा सुविधाओं के कर्तव्य किस धारा में वर्णित है? धारा 7, धारा 8, धारा 9 या धारा 10? तो चिकित्सा सुविधाओं के जो कर्तव्य हैं वो धारा 7 में वर्णित हैं। चिकित्सा सुविधाओं के कर्तव्य किस में है? धारा 7 में वर्णित हैं। चिकित्सा सुविधाओं के कर्तव्य मतलब जो भी अभ्यर्थी है, मतलब जो भी जिसके जो व्यथित व्यक्ति है, सॉरी, उसके साथ अगर कोई घटना हो रही है और उसको चिकित्सा सुविधाओं की ज़रूरत है, तो उसको वो चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तो वो किस धारा के अंतर्गत है? वो धारा 7 के अंतर्गत है। अगला क्वेश्चन है, संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला न्यायालय। तो ये की जाएगी राज्य सरकार द्वारा। धारा 8(1) के अंतर्गत की जाएगी। संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा, किसके द्वारा की जाएगी? राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। अगला है, संरक्षण अधिकार किसके नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन होगा? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, मजिस्ट्रेट और विधिक सेवक के। तो संरक्षण अधिकार जो होगा वो मजिस्ट्रेट के अधीन होगा। किसके होगा? मजिस्ट्रेट के अधीन होगा जो संरक्षण अधिकार है। संरक्षण अधिकार किसके अधीन होगा? मजिस्ट्रेट के अधीन होगा संरक्षण अधिकार। और ये धारा 9(2) के अंतर्गत होगा। याद रखना, संरक्षण के अधिकार किसके पास होंगे? मजिस्ट्रेट के पास होंगे। अगला क्वेश्चन है, व्यथित व्यक्ति की मेडिकल जांच करवाने के बाद मेडिकल रिपोर्ट की प्रति किस अधिकारी को प्रेषित की जाएगी? तो ये प्रेषित की जाएगी संरक्षण अधिकारी को, बिल्कुल प्रेषित की जाएगी। इसके अलावा मजिस्ट्रेट को नहीं भेजी जाएगी। स्थानीय पुलिस स्टेशन को भेजी जाएगी, सेवा प्रदाता को। इसका आंसर हो जाएगा ए और सी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए और सी। व्यथित व्यक्ति की मेडिकल जांच होगी कि इसके साथ हिंसा हुई नहीं है या हुई है, तो उसकी जो रिपोर्ट है वो संरक्षण अधिकारी को और स्थानीय पुलिस स्टेशन को पहुंचाई जाएगी। अगला है, घरेलू हिंसा के निवारण हेतु किसी सेवा प्रदाता द्वारा व्यथित व्यक्ति के संबंध में सद्भावनापूर्वक कोई बात के लिए न्यायालय में अभियोजित किया जा सकेगा। मतलब कोई महिला से, हिंसा से पीड़ित कोई महिला है, उसकी जगह पे कौन उसके बारे में मतलब बोल सकता है, इसकी सही कथन की हमको जांच करना है। इस प्रयोजन हेतु सद्भावनापूर्ण आशय महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि कार्य महत्वपूर्ण है। अभियोजित किया जा सकेगा। सद्भावनापूर्ण कृत अभियोजन पोषणीय नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका होगा कि सद्भावनापूर्ण ऐसा कोई भी कृत पोषणीय नहीं होगा। मतलब कि कोई व्यक्ति के संबंध में कोई सद्भावनापूर्वक अगर कोई बात की जाए तो ऐसा कोई भी नियम धारा 10 के तहत नहीं है। ये घरेलू महिला संरक्षण अधिनियम एक बार डिटेल में देख लीजिए। धारा 31 के दंड के संबंध में प्रावधान करता है। मतलब धारा 31 क्या करती है? इसमें दंड प्रावधान, आपसे पूछ सकते हैं किस में दंड की बात की गई है? धारा 31 में। ये सिविल उपचार प्रदान करता है। इस अधिनियम को दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत चलाया जाता है। इस अधिनियम में मजिस्ट्रेट को अलग अलग तरह के आदेश पारित करने की शक्ति दी गई है। यदि किसी मजिस्ट्रेट द्वारा प्रत्यर्थी, जिसमें पीड़ित महिला के घर में कोई भी सदस्य हो सकते हैं, उनके विरुद्ध किसी प्रकार का कोई आदेश पारित किया जाता है और वे उस आदेश को नहीं मानते हैं तो उन्हें दंडित किए जाने का प्रावधान इसमें। प्रत्यर्थी मतलब होता है जो महिला के घर से संबंधित है और जो हिंसा में सहयोग करता है या करता है। किसी भी न्यायालय को आदेश को नहीं मानने पर पहले भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंड दिया जाता है। अभी अधिनियम ऐसे हैं जिसमें यह व्यवस्था उक्त अधिनियम ही में ही कर दी गई है। एक ही तरह घरेलू हिंसा अधिनियम पहले जो होता था भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंड दिया जाता था, लेकिन अभी जो प्रावधान है वो घरेलू हिंसा अधिनियम में ही कर दिए गए हैं। और किस धारा के अंतर्गत दंड प्रदान किए जाते हैं? धारा 31 के तहत प्रदान किए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। बहुत ही शानदार ये वीडियो था, बहुत शानदार ये क्वेश्चन है। इससे आपका पूरा जो एक बार क्लियर हो जाएगा। लास्ट में आपको और रिवीजन किस प्रकार के क्वेश्चन कराऊंगी, इस अधिनियम के भी कराऊंगी,
1 से 2 बार रिवीजन कर लेंगे, पूरा अधिनियम ये याद हो जाएगा। इसकी थ्योरी पूरी आपको हमारे थ्योरी में भी मैंने ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा डाल दिया, और जहाँ से प्रश्न पूछते हैं वही मैंने नोट्स में डाला है, वही फैक्ट डाले, जिससे पढ़ने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि मोस्टली महिलाएं ऐसी हैं जो हाउसवाइफ हैं या किसी जॉब में वही तैयारी कर रही हैं, तो उनको पढ़ने में ज़्यादा कठिन ना लगे और इजी लैंग्वेज में उपलब्ध हो जाए। सो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं तो व्हाट्सअप कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।